हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को, और उसी अजम्पशन पे या उसी अप्रोच पे बेस्ड है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस लॉ was propounded by German economist H.S. Gosen in the year 1854. So it is also called first law of Gosen. सबसे पहले जर्मन अर्थशास्त्री ने 1854 में इसे प्रपाउंड किया था, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। और बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं कि गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो उसमें आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिख के आना होता है। इट स्टेट्स दैट marginal utility tends to diminish as more and more units of a commodity are consumed by a consumer. हमने अब मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था, वही है सेम कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है, गिरती रहती है। It is very natural to happen in respect of all goods and services. It is therefore called fundamental law of satisfaction. और ऐसा सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ नीड, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। और जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ नीड है, वो सेटिस्फाइड होती रहती है और इंटेंसिटी ऑफ नीड कम हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ नीड कम होने से जो एडिशनल यूनिट है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी हमें कम मिलती जाती है। इसको हमने पहले भी एग्जाम्पल से समझा था। सपोज़ यू आर वेरी हंग्री एंड यू आर कंज्यूमिंग चपातीस टू सेटिस्फाइड योर हंगर नीड। तो एज़ यू कंज्यूम फर्स्ट चपाती, जैसे ही आपने पहली चपाती खाई तो आपकी भूख थोड़ी शांत हो गई, ठीक है। तो पहली यूनिट ऑफ यानी कि पहली चपाती, गुड क्या हो गया, रोटी चपाती, यूनिट क्या हो गई, एक चपाती, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट। तो जैसे ही आपने उसको खाया, एक रोटी को आपने खाया, आपकी जो हंगर नीड है, भूख की आवश्यकता है, वो थोड़ी शांत हो गई। फिर आपने दूसरी और कंज्यूम करी, तो दूसरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी पहले के कंपैरिजन में कम होगी। ऐसा क्यों होगा कि जब आप पूरे भूखे तो इंटेंसिटी ऑफ नीड, आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक रोटी खाने के बाद उस तीव्रता में थोड़ी कमी आ गई। तो ऑब्वियसली है कि जो सेकेंड यूनिट है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको पहले से कम होगी। नाउ यू कंज्यूम 2 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड नाउ यू आर गोइंग टू कंज्यूम 3rd यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तीसरी इकाई को आप उपभोग करने जा रहे हैं। तो जो तीसरी इकाई को आप उपभोग करें, उस समय ऑलरेडी आप 2 इकाइयों का उपभोग कर चुके हैं। तो जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ नीड है, आवश्यकता की तीव्रता है, वो कुछ और कम हो गई। तो जो तीसरी यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता है, वो आपकी 2 इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता से कम होगी, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टेबल और ग्राफ की सहायता से, जो मैंने पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे जो ये वाला अपना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये अपन को बता रहा है यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूम्ड। जो अपन ने कमोडिटी कंज्यूम करी है वो है, अपन ने कितनी कमोडिटी करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हर एक यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी हमें इसमें सेकंड कॉलम में दिखाया है। एंड थर्ड कॉलम इज़ टोटल यूटिलिटी विच इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर सीमांत उपयोगिताओं को अपन जोड़ लेंगे तो वी विल गेट टोटल यूटिलिटी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, या आप इसका ट्रेंड देखिए कि एज कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ही गेट्स 30 यूटिल्स
मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि 30 उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है और टोटल यूटिलिटी सम अभी कितना है, 30 ही है, एक ही इकाई का उपभोग किया है। जैसे उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 25, विच इज़ लेस देन 30, यानी कि दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता से कम होगी, यानी कि एमयू का ट्रेंड क्या है, डिमिनिशिंग, पॉजिटिव लेकिन डिमिनिशिंग गिरता हुआ है। और जब एमयू डिमिनिश है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब नकारात्मक नहीं है, तो टीयू का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग। आप देखिए 30, फिर 30 + 25 कितना हो जाएगा, 55, फिर 30 + 25 + 18, अगर 3 यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो दैट इज़ द 73 इज़ द टोटल यूटिलिटी। देन अगेन कंज्यूमर कंज्यूम 4th यूनिट एंड ही गेट्स मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 10 यूटिल्स, देन टोटल यूटिलिटी बिकम 83 यूटिल्स। चौथी इकाई के उपभोग करने से उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है 10 यूटिल के बराबर और कुल उपयोगिता हो जाएगी 30 + 25 + 18 + 10 इज इक्वल टू 83। ये अपन ने देखा। अब ही स्टार्ट उसने अपना कंजम्पशन स्टार्ट रखा है और 5th यूनिट उसने कंज्यूम करी है, उसके बाद उसको यूटिलिटी कितनी मिली है, 5 यूटिल्स के बराबर और टोटल यूटिलिटी हो गई, इन सब का अपन ने सम किया तो 88। अब अपन इसको ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ओ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है एंड ओ वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है, जिस पे अपन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ये है डिमिनिशिंग गिरता हुआ और एक जगह पर ये ज़ीरो भी है और फिर उसके बाद में नेगेटिव है। ठीक है, और जो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था, अब टोटल यूटिलिटी कर्व क्या है, इंक्रीजिंग देन एट अ पॉइंट मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये है टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, यहाँ पर इस कर्व को अपन समझेंगे अब वापस से कि मार्जिनल यूटिलिटी की जो टेंडेंसी है वो क्या है, डिमिनिशिंग। तो आप देखो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। और व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 6th यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो उसको उससे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। भाई जब कंज्यूमर ने 5 इकाइयाँ उपभोग कर ली और उसको पूरी तृप्ति मिल गई, उसके बाद भी अगर कंज्यूम करता तो उसको 6th यूनिट को कंज्यूम करने से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ज़ीरो। तो ये यहाँ पे हो गया ज़ीरो। इट इज़ द पॉइंट ऑफ सटाइटी। सटाइटी सैचुरेशन का पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, किसी यूनिट को कंज्यूम करने से उस कंज्यूमर को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सैचुरेटेड पॉइंट है। सैचुरेटेड पॉइंट होने का मतलब है कि यहाँ पे कंज्यूमर को कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। और जो ये सैचुरेटेड पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है एंड पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है। जब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो तो टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। और व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो इट इज़ द पॉइंट ऑफ सटाइटी, सैचुरेशन पॉइंट है जो ये बताती है कि कंज्यूमर को अब कमोडिटी के कंजम्पशन को रोक देना चाहिए। बट इफ़ ही स्टार्ट्स कंजम्पशन को चालू रखता है, ठीक है ना, रोकता नहीं है, तो 7th यूनिट पे भी उसने कंजम्पशन किया, तो अब इसको सेटिस्फैक्शन की बजाय डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देख सकते हैं हम टेबल में -5 माइनस में जा रहा है और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, 88 से 83, यानी कि डिक्रीज़ हो गई है। फिर भी अगर उसने 8th यूनिट को कंज्यूम किया तो अगेन ही गेट्स डिससेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ सेटिस्फैक्शन, -7 एंड टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग 83 to 73। तो इसको हम वापस से इस ग्राफ में अपन देखें तो आप ये देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है एंड इट इज़ द डिससेटिस्फैक्शन माइनस में। और जब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है तो जो टोटल यूटिलिटी है विच इज़ डिक्रीजिंग। तो 3 स्टेज हो गई, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग, total utility increasing. When marginal utility is zero it represent point of satiety, saturation point, and at this point total utility is maximum. And when marginal utility is negative
तो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन की बजाय डिससेटिस्फैक्शन मिलता है एंड टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होगी और एक पॉइंट के बाद जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, इट इज़ द इंडिकेशन कि कंज्यूमर शुड स्टॉप इट्स कंजम्पशन। लेकिन अगर कंज्यूमर फिर भी कंजम्पशन को चालू रखता है तो ही गेट्स डिससेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड टोटल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, यानी कि ये चीज़ें होगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। वो कौन सी है? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर हर एक कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा। जैसे अगर हम चाय की बात करेंगे तो एक कप चाय होगा, एक एक चम्मच चाय से हम नहीं करेंगे। अगर एक एक चम्मच वो चाय पीता तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले चम्मच चाय पीने के बाद उसको दूसरी चम्मच चाय से ज़्यादा उपयोगिता मिले। सेकेंड पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस टिल द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, not that one unit of commodity is consumed now and the other tomorrow। जो उपभोग है वो लगातार होना चाहिए जब तक कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक कप चाय तो अभी पी है और एक कप चाय शाम को पी रहे हैं, तो शाम वाली चाय की आपको नीड होगी शाम को, तो उससे भी उतनी उपयोगिता मिलेगी जितने पहले कप चाय सुबह से मिली। तो कंटिन्यूस अगर आप 4-5 कप चाय पी रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि पहले वाले कप से मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, और सेकेंड वाले कप से मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। कंजम्पशन कंटिन्यूस रहना चाहिए टिल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। थर्ड अजम्पशन इसकी है द कमोडिटी टू बी कंज्यूम्ड शुड बी होमोजीनियस इन साइज, कलर एंड क्वालिटी। जो भी आप वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं वह सभी वस्तुएं आकार में, रंग में और गुणवत्ता में समान होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर अपने अभी आज एग्जाम्पल पढ़ा चपातीस का, पहली रोटी एकदम जली हुई थी और दूसरी अच्छी सी की हुई थी, तो ऑब्वियसली आपको दूसरी रोटी से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, है ना। तो साइज में, कलर में, क्वालिटी में, सब में बराबर होनी चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई पहली वाली जैसे मान लो बहुत ही कोई ख़राब टेस्ट की चीज़ है तो आपको उससे बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली, लेकिन सेकेंड यूनिट बहुत टेस्टी है तो आपको उससे यूटिलिटी मिली। तो सारी ही इकाइयाँ समान होनी चाहिए तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट assumption is price of the concerned commodity and its substitute should remain constant। जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उस वस्तु के सब्सिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। इनकम, टेस्ट, फैशन एंड द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज। उपभोक्ता की आय में, रुचि में, फैशन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। अर्थात हो सकता है कि जैसे जैसे वो ज़्यादा इकाइयाँ किसी कमोडिटी की कंज्यूम करे उससे मिलने वाली उपयोगिता ना गिरे मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना। तो ऐसा कब होगा? जब उसकी इनकम में, कंज्यूमर की इनकम में, टेस्ट में, फैशन में और हैबिट में कोई चेंज नहीं होगा तो ही ये नियम एप्लीकेबल होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मान के चलते हैं। एंड एवरी कमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट कमोडिटी। हर एक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र वस्तु है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, तभी ये नियम लागू होगा। तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा और अजम्पशन पढ़ा कि भाई ये चीज़ें होगी बीइंग रिमेन कांस्टेंट तो ये नियम एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता साम्य। उपभोक्ता साम्य क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन सिंगल कमोडिटी मॉडल। जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक वस्तु पर ही लागू होता है। इट इज़ नॉन एज अ सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन
when a consumer maximizes his satisfaction spending his given income across different goods and service। तो बहुत ही सिंपल है कि जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होता है, दैट इज़ नॉन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी इज स्ट्रक वैन MUX इज इक्वल टू PX। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें X कमोडिटी के कंजम्पशन से मिल रही है और उसकी जो प्राइस है वो दोनों बराबर होगी, वहाँ पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होगा। ये कैसे होगा? देखिए, बहुत ही सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है एक तरीके से, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या होगा? जो कंजम्पशन है, इसका उपभोग है, कंजम्पशन, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि कंज्यूमर पहले से कम यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो कम यूनिट को कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज़ होने का मतलब हो गया वस्तुएं सस्ती हो रही है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? अपनी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर कैन कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन प्राइस। तो ज़्यादा यूनिट के कंजम्पशन से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। And in a single commodity model, it is the situation when marginal utility of X become equal to price of X commodity। तो ये अपना आज का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिस्कस किया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया, इसके अजम्पशन किए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अपवाद जिसको हम बोलेंगे, कि हम बोलते हैं कि भाई ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हर एक कमोडिटी और सर्विस पे ये लागू होता है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो इसके एक्सेप्शन है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है रेयर कमोडिटीज़। कोई रेयर कमोडिटी है, रेयर कमोडिटी का मतलब क्या है कि जो आसानी से नहीं मिलती है, जैसे कि किसी को ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, रेयर पेंटिंग्स होती है, पोस्टल टिकट्स होती है, तो वो जैसे जैसे इकट्ठा होती रहती है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होती रहती है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीजिंग। जबकि ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट आएगी, कंज्यूम होगी, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी। लेकिन ऐसा रेयर कमोडिटी के संबंध में नहीं होता है। सेकेंड है गुड पोएम और स्वीट म्यूज़िक। किसी को कोई म्यूज़िक बहुत पसंद है तो वो उसको बार बार सुनता है, और ऐसा नहीं कि पहली बार सुना फिर दूसरी बार सुना, कंटिन्यूस हो रहा है ना। ये हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए कंजम्पशन, तो कंटिन्यूस सुन रहा, तो हम ये पहली बार सुना म्यूज़िक, उसको सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी बार सुना तो उसको और भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है क्योंकि वो उसका फेवरेट म्यूज़िक है। तो उस कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड है स्मॉल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कमोडिटी की यूनिट बहुत छोटी है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ग्रेप, अंगूर का एग्जांपल ले सकते हैं। अंगूर, एक अंगूर अपने आप में पूरी यूनिट होती है और उसको जब अपन कंज्यूम करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा तृप्ति नहीं मिलती है, तो सेकेंड यूनिट से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, थर्ड से हमें ज़्यादा मिल सकता है। तो जब
यूनिट बहुत छोटी है तो ये नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ प्रेस्टिजियस गुड। प्रेस्टिजियस गुड अगर है तो भी ये नियम लागू नहीं होता है। सपोज़ किसी के पास में एक बड़ा बंगला है और फिर दूसरा बंगला और आ जाता है, या एक कार है दूसरी कार और आ जाती है, तो दूसरी कार आने पर उसको ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि ये प्रेस्टिजियस गुड्स है, इससे उसकी प्रेस्टीज इंक्रीज़ होती है। तो ज़्यादा यूनिट आने से उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो प्रेस्टिजियस गुड पे ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। धन के इकट्ठा होने पे और ज़्यादा धन आता है आपके पास में, तो वो आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम नहीं होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। शक्ति अगर आपके पास आती है, आप बहुत पावरफुल बनते हैं और आपके पास पावर आ गई तो आपको अच्छा ही लगेगा। ये थोड़ा ना कि पहले वाली पावर से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो और जितने पावर आएगी आपका रुतबा और बढ़ेगा, तो आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। तो ये हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके मीनिंग को, अजम्पशन को, एक्सप्लेनेशन को और एक्सेप्शन को सबको डिस्कस किया है। थैंक यू।